नहीं लेगा तो दर्द के मारे पागल हो जाने वाला था, ये स्थिति होती थी उसकी। तो उसको मेरे सामने इन्होंने कहा कि अभी मेरे लिए पैसा अलग चीज है, लेकिन अभी आप ये बोतल लीजिए, 4 टैबलेट इससे खोलकर तुरंत खाइए अभी, और खाने के बाद में आप मुझे बताइएगा, कल 1 हफ्ते में मुझे बताइएगा कि आपके दर्द का ड्यूरेशन का क्या हुआ, मॉर्फिन जो आप ले रहे हैं उसका ड्यूरेशन घटा कि नहीं घटा, या वहां जो कुछ भी है। उन्होंने कहा, मैं भी 1 हफ्ते तक वेट कर रहा था, अभी दिन में उसका फोन आया मेरे पास में, तो मैंने कहा भाई वो डॉक्टर साहब ने आपसे कहा था कि मॉर्फिन का ड्यूरेशन अगर घटे तो हफ्ते भर बताना, वैसे अभी तुरंत कल दवा दी गई है, आज मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैं दवा के एक्शन को जान रहा हूं, क्या तुम्हारा मॉर्फिन का ड्यूरेशन घटा या नहीं? अरे यार मैं क्या बताऊं, तुमने अच्छा याद दिलाया। सुबह 7 बजे मेरी स्थिति हो जाती थी, मुझे अगर 7 बजे मैं मॉर्फिन न लूं तो मैं दर्द से पागल होता, 11 बजे तक मैं सोता ही रहा, मुझे कोई दर्द नहीं, और अभी भी दर्द नहीं है। समझिएगा क्या रिजल्ट है इसका, यानी अभी तक भी दर्द मुझे नहीं है, इसका मतलब इट वो काम कर रहा है। और हम लोग ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे पेशेंट अगर सही हो जाए तो फिर हम रोगों से अच्छी तरह लड़ सकते हैं। आजकल आप न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे कि वो अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया में कोई इलाज कराने जाता है तो सुपर बग को लेकर के चला आता है, जिसपे कोई भी एंटीबायोटिक्स बेअसर है। देख रहे हैं ना आप लोग न्यूज चैनल में आजकल दिखा रहे हैं कि वो आया तो इससे एक भ्रांति फैलाई जा रही है वगैरह एंड सो ऑन। लेकिन दोस्त ये ऐसी चीजें मिली हैं जो मैं समझता हूं कि आपकी बॉडी को इतना मजबूत कर देगी कि बाहर के किसी भी आक्रमण से आप बेहतर ढंग से निपट सकते हो। बाहर का आक्रमण मतलब जो वायरल अटैक होता है, अभी आपने न्यूज चैनल का इसमें देखा, लाइव चैनल दिखाया गया था कि स्वाइन फ्लू वगैरह से, डेंगू वगैरह से जो इतनी परेशानियां पैदा हो रही हैं, लोग आतंकित है कि जरा सा बुखार या जुकाम हुआ, आदमी का पहला डर, बहुत नेगेटिविटी है हमारे अंदर पे, डर लगता है आदमी को कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं हो गया। होता ये है कि हमारे दिमाग में ऐसा चलता है, वैसे ही चलता है जाकर के, अगर रात को अंधेरे में चूहा काट लेता है, बहुत चूहा काट लेता है, और ये डर हो गया कि सांप ने काट लिया है तो आदमी उस दहशत से मर जाता है। हमारे यहाँ सांपों प्रजाति में सभी में जहर नहीं होता, लेकिन अगर सांप काटते तो आदमी जहर से नहीं मरता, किससे मरता है? दहशत से मर जाता है। और दोस्तों मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, अगर आपको स्वाइन फ्लू भी हो गया है, कोई मेडिसिन नहीं है, अगर आपके मन में ये नहीं है कि स्वाइन फ्लू मुझे नहीं हुआ है, तो स्वाइन फ्लू आप पर असर करने वाला नहीं है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और फिर उसमें अगर हमको ऐसी चीजें मिल जाए जो स्वाइन फ्लू पर या डेंगू पर, जिसका आज की डेट में बहुत ज्यादा डर है, बैक्टीरिया दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, एंटीबायोटिक्स का असर खत्म होता जा रहा है, ऐसे में अगर हमें ऐसी चीजें मिल जाए जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत बेहतर कर दें, तो दोस्तों मैं समझता हूँ जीने का मजा कुछ और होगा। एम आई राइट? राइट। तो दोस्तों मैं एक वार्म वेलकम के साथ में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर जयंत पटेल जी को, खड़े होकर के जो नाताली छात्रों का स्वागत करते हैं। यस हो गया। Clear? Yes. देखिए आज हम लोग एक ऐसे हेल्थ कंसेप्ट पे देखेंगे कि बचपन से मैंने एक स्लोगन सुन रहा था मैं, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? आप कहोगे यस, लेकिन मैं कहूँगा नो। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। टाइम इज मनी हम कहेंगे, मैं कहूँगा नो, टाइम इज मोर देन मनी। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता है, और हेल्थ हम आगे देखेंगे, आपको ख्याल आएगा
इस दंपति से विशेष स्वास्थ्य है, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ नहीं है। यहाँ एक न्यू कंसेप्ट के बारे में हम देखने वाले हैं जिसका नाम है इम्यूनोमोड्यूलेटर या तो नोवेल पेप्टाइड थेरेपी। जब इसको हम समझने जा रहे हैं तो उस वक्त एक छोटा सा खिलौना, छोटा सा बच्चा है, इसको बंद रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो उस बच्चे को बाजू वाले ने संभालना पड़ता है। तो दो कारण है बंद रखने के, एक तो हम जिंदगी जीते हैं किसके लिए? धन सुख भाई के लिए, यानी पैसे के लिए। फिर क्या करते हैं? हम जिंदगी जीते हैं मनसुख भाई के लिए। आज जिंदगी में हमें पहली बार मौका मिला है या बहुत कम बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां हम तनसुख भाई को समझ पाते हैं। जब बारी तनसुख भाई की लाइफ में कभी कभी आती है तो उस वक्त भी अगर ये खिलौना चालू होगा तो ये मुश्किल ही होगी कि हम किस तरह उस कंसेप्ट को समझें। 200 साल से एक रिसर्च चल रही थी, वो रिसर्च कंप्लीट हुई 1986 से 2006 के बीच। तो इस रिसर्च को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विजय भटकर ने। ये डॉक्टर विजय भटकर वो इंसान है कि जिन्होंने सुपर कंप्यूटर परम ढूंढा था। ये भारत रत्न है, इनकी वैल्यू उतनी है कि जितनी हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की है, उस दर्जे के ये इंसान है। इस रिसर्च को जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो इनका अभियान है हेल्दी इंडिया। इस हेल्दी इंडिया अभियान के लिए उन्होंने जो कंपनी इसका मॉलिक्यूल बनाती है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है पूरे एशिया के लिए, ताकि ये मॉलिक्यूल दूसरी बाहर की कंपनी यहाँ आकर महंगे दाम में न बेच सके। और इनके इस हेल्दी इंडिया अभियान में इनके साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश पाटिल, जो कंपनी के चेयरमैन है, जो एमडी डॉक्टर है, जिनकी हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैथ लैब है जहाँ बाईपास वगैरह होता है। ये डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल दिया, खुद के हॉस्पिटल में नहीं, शिरडी साई बाबा हॉस्पिटल और बिरला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में ये ट्रायल लिए गए। उसके बाद इस प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, जिसमें 39 ऐसे केस हैं जिसके ब्लॉकेज निकल चुके हैं, कई सोरियासिस पेशेंट है, अलग अलग वैरायटी के डिसीज के पेशेंट उसमें मौजूद हैं। अब हम इसको डिटेल में देखने जाएंगे आगे। WHO की एक डेफिनेशन है फिजिकल हेल्थ। अब आगे ना आगे फिजिकल हेल्थ। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी है तो ढूंढने के लिए मशीन अवेलेबल है। लेकिन बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ को ढूंढने की कोई मशीन नहीं है। जब कोई बीमारी होती है तो वो सिर्फ शारीरिक स्तर पे नहीं होती है, मानसिक स्तर पे भी होती है। हर बीमारी के पीछे एक मानसिक कारण होता है, इसीलिए मेडिकली हर बीमारी को साइकोसोमेटिक कहते हैं। शरीर बीमार है तो मन का कोई हिस्सा जरूर रुग्ण है। तो कौन सा हिस्सा रुग्ण है ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक इंसान अगर 100 किलो वजन उठा के चल सकता है और उसके सिर पे हम 400 किलो रख देंगे तो वो बैठ जाएगा। तो जिस इंसान के सिर पे बोझा होता है उसको पैरालिसिस यानी कि लकवा होता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, शायद 65-66 के एज के होंगे। तो मेरे पास आने के 2.5 ईयर पहले उनको लकवा हुआ था। हमने उनको कहा आपके सिर पे जरूर कोई बोझा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल से मैं आपकी 8वीं पीढ़ी में अपना धंधा बंद कर रहा हूँ। तो अगर बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना मेडिकल का धंधा चालू। एनालिसिस करने पे ये पता चला पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, बोझा। दूसरा लड़का 40 ईयर का कुछ नहीं करता था, बोझा। तीसरा लड़का 37 ईयर का जिसने जस्ट बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, ये भी एक बोझा है। तो माँ बाप के पास कितने भी पैसे हो, 7 पीढ़ी चले या 10 पीढ़ी, बच्चे अगर होनहार नहीं है, काबिल नहीं है, कमाते नहीं है, तो वो बोझा है। ऐसी कंडीशन में ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर आता है उसकी वजह से पैरालाइज होता है। जिस इंसान को दूसरा हम एग्जांपल लेंगे, धीरूभाई अंबानी के साथ यही हुआ था। उनके गुजर जाने के 13 साल पहले उनको लगवा हुआ था
और गुजर जाने के 14 साल पहले उन्होंने पैसा कमाया था। पहले साल इतना पैसा कमा लिया कि उनको डाउट हो गया कि मेरे ये दोनों बेटे संभाल पाएंगे कि नहीं। बोझा। जिस इंसान के अंदर डर होता है, फियर, उसका घुटना खराब होता है। एग्जाम्पल बेस्ट है वाजपेयी जी का। उनको बड़ा डर था देश का क्या होगा, इसलिए उनकी घुटने पे असर हुई। तो ऐसी जब हम एनालिसिस ढूंढना शुरू करें, बात कहाँ से है कि उनको डर था कि देश का क्या वो तो एक कहने की बात है, लॉजिक है, लेकिन ऐसी बात कहने का तो कोई मतलब हुआ नहीं। देखिए हर इंसान के अंदर डर होता है। ये देखिए भीड़ तो हर इंसान चलो ठीक है, के अंदर ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, यहाँ छोड़ते इस बात को, लेकिन डर जिसको होता है, एज ए साइंटिफिक एनालिसिस पूरी बुक है मेरे पास, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर। आपको डर होता है, हर कोई आदमी डरपों है, ये बात सही है। नहीं नहीं, मैं क्या कहता हूँ, नहीं नहीं, मैं आधा 1% बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं एक बुक लेके आऊँगा। ये एग्जाम्पल है, हर चीज को हम सही नहीं मानना है। लेक्चर में एक लेक्चर की एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे तो सब्जेक्ट में वो रख लेते हैं कि रियलिटी। चलिए ठीक है, हम वाजपेयी जी को कैंसिल कर देंगे, दोबारा उनका नाम नहीं लेंगे, एक जनरल बात करेंगे कि जिस इंसान को डर होता है उसके घुटने पे असर होती है। ऐसी एनालिसिस की मेरे पास एक बुक है, उस बुक में इमोशन एंड डिसीज के बारे में पूरा बयान किया है। नेक्स्ट टाइम मैं ले आऊंगा बनारस, नेक्स्ट 15 दिन बाद फिर मैं आने वाला हूँ। चाहिए तो मैं आपको उसकी जेरोक्स कॉपी भी दे दूंगा, पक्की बात है। तो ये तो ठीक है, सब्जेक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ बात कही जाती है, ठीक है। अभी मुझे ये पता चला कि ऐसा ऑब्जेक्शन होता है, तो नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेंगे। आज आपने कहा, कल और भी कह सकते हैं इस बात को। मैंने तो इसलिए आपसे ऑब्जेक्ट किया, क्या वास्तव में उनको ऐसा था क्या? वो तो देखो मुझे भी नहीं पता, वो घुटने के मरीज से मैंने उस लॉजिक को यहाँ लगाया और कुछ रही होगी थोड़ा। हाँ ऐसा रहेगा, कोई बात नहीं। जब इतने बड़े देश से चिंता तो रही होगी, कोई डाउट नहीं है, फिक्र वाली है। लेकिन दूसरी बार हम खुद ही नहीं बोलेंगे ताकि दोबारा कोई और नहीं बोले ऐसा। मैं अपने आप को ऑलवेज चेंज करता हूँ, सुधारता हूँ, क्योंकि हो सकता है, देखिए मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम किसी का नाम लेंगे नहीं, वीरू भाई का भी नाम नहीं लेंगे नेक्स्ट टाइम से। ये तो एक लॉजिक है। जैसे जिस पैरालिसिस पेशेंट है वो मेरा अपना पेशेंट है, जिसकी मैंने एनालिसिस निकाली थी। जो बम्बई में एक जगह होती है ग्रैंड रोड पे, जो एक समय में इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा मार्केट था, उस मार्केट के वो किंग रहे कोई जमाने में। वो उन्होंने खुद कहा है कि मैं एकदम सड़ेले टायर वाली गाड़ी ऐसे ही रखता था एक्स्ट्रा, जिसमें मैं गोली भर के पैसा रखता था ताकि कोई चोरी न करे, क्योंकि इतने पैसे उनको आते थे। वो अपने उस जमाने के उस गली के किंग माने जाते थे। ये इतिहास है उनका। तो ऐसी एनालिसिस है। अगर हम अपने आजू बाजू एनालिसिस करेंगे तो हम अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में कई बीमारी का साइको एनालिसिस ढूंढ पाएंगे। और मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसी एनालिसिस होनी जरूरी है, ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति को चेंज करके अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उससे बच सकते हैं। इसलिए ऐसी रिसर्च दुनिया में होनी शुरू हो चुकी है। और उस पर एक किताब है जो मैं अभी पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, पूरी पढ़ूंगा तो उसके ऊपर एक लेक्चर देने में भी वो काम आएगी। ऐसी किताब है और लोगों को मैं नाम भी बताऊंगा आगे। सोशल हेल्थ। अगर मेरे पड़ोसी की गाड़ी आ जाती है तो क्या मुझे खुशी होती है? बहुत बार अपने को लगता है इस आदमी को कैसे गाड़ी आ गई, ये तो ऐसे ही चप्पल पहन के घूमता था। तो बहुत ज्यादातर किस्सों में लोग खुश नहीं होते हैं अपने परिचित अगर प्रोग्रेस करते हैं तो। लेकिन अगर किसी को बीमारी है, कैंसर सुना तो डर लगता है मुझे कैंसर होगा, तो हार्ट अटैक सुना तो हमें डर लगता है हमें हार्ट अटैक हुआ, तो हमें चेंज करना है कि वो बीमारी उसके लिए थी, मेरे लिए नहीं है। उसकी गाड़ी आए तो मैं भी मेहनत करूंगा तो मैं भी एक अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ। यानी कि समाज में जिसे हम जेलेसी कहते हैं या हम सक्सेस नहीं हो पा रहे इसलिए हम दूसरे को दोषी कहते हैं, जिसको हम कहेंगे सोशल डिसीज। आज की परिस्थिति क्या है? एयर पोल्यूशन। हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? हवा लेते हैं और छोड़ते हैं। कम से कम 21,600 बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं जो पोल्यूटेड है। हवा के बाद अगर हमें कोई चीज ज्यादा लगती है तो वो है पानी। हम 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं। बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन होती है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है। अक्सर पेपरों में आता है कि पानी की वजह से जॉइंटिस है, लिवर डिजीज है, इंडाइजेशन होता है। फूड, हर फूड में कहीं ना कहीं केमिकल यूज हो रहा है। हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक एंड गुटखा, ऐसे व्यसन कहीं ना कहीं कई लोगों को होते हैं जो बहुत लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
डिपेंड करता है सारा रेसिस्टेंस एंड बॉडी मैकेनिज्म, जो हम आगे देखने वाले हैं। स्मोकिंग, लेजी लाइफस्टाइल और तनाव। तनाव जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि समझो हम एक 10 माले की बिल्डिंग पर रहते हैं, लिफ्ट के लिए बटन दबाया, देखा लिफ्ट ऊपर आ रही है, लेकिन अचानक पता चला कि लिफ्ट ऊपर आ रही थी लेकिन अब बीच में से नीचे जा रही है। अंदर एक हलचल होता है, इम्पेशंस हो जाते हैं, सादी भाषा में कहें तो दुखी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, बाहर निकले, गाड़ी नहीं है, रिक्शा को हाथ बताया, उसने मना कर दिया, एक हलचल होती है। रिक्शा मिल गई, स्टेशन पहुंच गए, वो छुट्टा जल्दी नहीं दे रहा, इसके अंदर एक हलचल होती है। फिर छुट्टा दे दिया, अब हमें ब्रिज चढ़कर जाना है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ब्रिज पर बहुत भीड़ है, जिसकी वजह से हम जल्दी नहीं जा पाते हैं। तो क्या सोचते हैं, कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता। जैसे कि हमको अकेले को चलना आता है, बाकी लोग भूल गए, लेकिन यही बात हमारे पीछे वाला सोचा है, कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता। तो कहने का मतलब कि तनाव वो चीज है जिसके लिए कारण नहीं होता है, ये जिंदगी के हर मोड़ पे आते रहता है। हमारे सिर के बाल से लेकर पैर तक हमारे शरीर में एक धारा चलती है, तनाव उस धारा को तोड़ता है। ये धारा अगर नहीं टूटेगी तो धारा नहीं रहकर राधा बन जाती है। तो हर क्षण अपने आप को हमने तनाव से संभालना है, बचाना है। और आज समस्या है सुपर बग यानी कि वायरस। वायरस और दवाई की दौड़ में वायरस गिर गया है, दवाई हार चुकी है। इसीलिए ऑलवेज अपग्रेड मेडिसिन ढूंढते रहना पड़ता है। इन सब हालातों की असर हमारे शरीर पर गिरती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहाँ होता है, सेल्यूलर लेवल पर होता है। हमारी बॉडी बनी है सेल्स से, 60 ट्रिलियन सेल्स से बॉडी बनती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और एक शरीर का निर्माण होता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर लिवर सेल्स पे होगा तो लिवर की बीमारी, हार्ट सेल्स पे होगा तो हार्ट की बीमारी, ब्रेन, नर्व्स या जोड़ों की बीमारी होती है। अक्सर कई लोगों के जिंदगी की 40% कमाई मेडिकल इलाज में चली जाती है। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो ऐसा होता है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है, अगर संभालेंगे नहीं हेल्थ को तो या व्हाइट कोट वाला ले जाएगा या काला कोट वाला ले जाएगा। जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं हेल्दी फैमिली, लेकिन हकीकत में ये हेल्दी नहीं, ये हैप्पी फैमिली है। कार की हम चिंता करते हैं, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की गाड़ी आती है, लेकिन ये शरीर कार से अनेक गुना कीमती है, जो हमें ईश्वर ने फ्री में दिया है। संपत्ति बढ़ती है तो दिखता है, संपत्ति घटती है तो दिखता है, लेकिन बॉडी का बैलेंस उम्र बढ़ने के साथ ऑलवेज घटता है, जो हम नहीं देख पाते हैं। इस बैलेंस को भरने के लिए जो टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है इम्यूनिज। ये धन्वंतरी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इम्यूनिज क्या है? बच्चा जब पैदा होता है और माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, उस पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलोस्ट्रम कहता है। उस पहले 3 दिन के दूध में 90 मॉलिक्यूल होते हैं। उस 90 तत्वों से शरीर का विकास होता है, शरीर हेल्दी रहता है और दीर्घायु शक्ति प्राप्ति होती है। अगर ये 90 मॉलिक्यूल जिंदगी भर चले तो इंसान स्वस्थ रहेगा, लेकिन ये जिंदगी भर नहीं चलते हैं। एक मुकाम पर जाकर कई मॉलिक्यूल इसमें से वीक होते हैं या खत्म होते हैं, तो उसकी वजह से डिसीज होती है, तो वो मॉलिक्यूल हमें फिर से चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल हमें फिर से कहाँ से मिलेगा? तो वो खोज 200 साल से चल रही थी। ये मिलता है, गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 मॉलिक्यूल होते हैं और 4 गुना पावरफुल होते हैं। तो ये दवाई बनी है, पहले 16 घंटे के दूध में से 90 मॉलिक्यूल डिराइव करके ये इम्यूनिज दवाई बनी है। इसका वर्णन प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में इसको गोपीयूष कहा गया है, आयुर्वेद में चरक सुश्रुत भागवत में। लेकिन ये इतिहास है 200 साल का। 18वीं सदी में इसको व्हाइट प्लेग कहा जाता था। 19वीं सदी में इसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए उपयोग होता था। इटाली के डॉक्टर इसको इन्फांट डायरिया के लिए यूज करते थे। डॉक्टर अल्बर्ट स्पेलिन
जिसने वैक्सीन ढूंढा उसी ने ढूंढा है कि कोलोस्ट्रॉम के अंदर, यानी कि गाय के वो पहले दूध के अंदर पोलियो का एंटीडोट है। जब ये रिसर्च चल रही थी तो ये 200 साल से जब रिसर्च चल रही थी तो आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का अभाव था। और इस दौरान एक आदमी बीच में आया और उसने एक नई खोज कर ली, और वो आदमी का नाम है लुईस पास्चर। उसने वायरस ढूंढा, बैक्टीरिया ढूंढा, और दुनिया उसके पीछे निकली। आज हम उस मुकाम पर है कि जहां ऑलवेज नई दवा ढूंढनी पड़ती है। एक रिसर्च लुईस पास्चर की और भी थी, जिसके ऊपर भी एक लेक्चर हो सकता है, फिर कभी हम देखेंगे कि लुईस पास्चर ने खुद कहा था कि वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। ये बात बहुत पीछे से लोगों को समझ में आई। अगर हमारे बॉडी का एनवायरमेंट एसिडिक है तो एसिडिक एनवायरमेंट गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया एंड अल्कलाइन एनवायरमेंट बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया। ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो हम फिर कभी लेंगे। तो जिस वक्त हम आगे चल के फुल डे का सेशन रखेंगे उसमें इस सब्जेक्ट पे भी डिस्कस किया जाएगा, ताकि हम बॉडी की उस एसिड अल्कलाइन बैलेंस को समझते हैं तो भी हम वायरस को समझ सकते हैं। एक एसिड की अलग थियरी है कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा एसिडिक है, कौन सा अल्कलाइन, ऐसा एक कंसेप्ट है। तो उस वक्त लुईस पास्चर को ये बात पता चली थी, लेकिन उस बात पे गौर नहीं किया गया और पिछले कुछ 50 साल या 30 साल में उस पर अगेन संशोधन हुआ था। वो संशोधन अभी आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब नॉलेज स्प्रेड नहीं हो पाया है। लेकिन 1986 से 2006 का समय बहुत इम्पोर्टेंट था। इस समय के दौरान ये 90 मॉलिक्यूल को परफेक्टली ढूंढ लिए गए और उस लेवल पे ढूंढे, हर मॉलिक्यूल के अपने नाम और उसके कार्य कि ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसा काम करता है। इसीलिए लैंसेट एंड पबमेड में रेफरेंस है। अगर एक एमडी डॉक्टर को कहेंगे कि लैंसेट एंड पबमेड में रेफरेंस है, इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च से उस लेवल पे प्रूव हुआ है कि पानी में लाल कलर डालेंगे तो लाल ही होता है। अगर इसमें प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है तो प्लेटलेट बढ़नी है, एनी टाइम आप प्रूव कर सकते हैं, जो हजारों पेशेंट पे प्रूव हुआ है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ के भी मौजूद है। एमडी डॉक्टर की कई मेडिकल जर्नल में ये आ चुका है। इसके अंदर जो 90 मॉलिक्यूल है, कंपनी की जो बुकलेट है उसके अंदर सारे 90 मॉलिक्यूल के नाम लिखे हुए हैं। दुनिया को जितने सर्टिफिकेट चाहिए, एफडीए, हलाल है, ये सारे सर्टिफिकेट ऑलरेडी मौजूद हैं, जीएमपी सर्टिफाइड है। इस तरह का ये प्रोडक्ट है। अब हम देखेंगे ये प्रोडक्ट में क्या है। ये 3 तरीके इसकी चीज है। इसमें एक होता है, इसमें ग्रोथ फैक्टर है, दूसरा है इम्यूनोमोड्यूलेटर है, तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट है। तो पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। बच्चा जब पैदा होता है, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का, पैदा होने से लेकर मरते दम तक अच्छा ग्रोथ हो, उसे हम कहते हैं अच्छा जीवन। ये कॉकरोच है, छोटा है, युवा है, ओल्ड है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर और पेट। गर्भ में बच्चा सिंगल सेल से डेवलप होना शुरू होता है, जहां हम उसे देख भी नहीं सकते हैं। एक दिन वो 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। क्या है ये ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमाइनो एसिड और लेस देन 50 अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। ये पेप्टाइड की साइज है 0.1 नैनोमीटर और हमारी हेयर की थिकनेस होती है 10,000 नैनोमीटर। ये इतना सूक्ष्म है, इतना हल्का है कि सेल्यूलर लेवल पे जाके सेल्स में एंटर होकर सेल्स को रिपेयर करता है, डीएनए को रिपेयर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है। कौन से ग्रोथ फैक्टर है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, लैक्टेट ड्यूरल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, नौ ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का काम है सेल ग्रोथ। हमारे बॉडी में कंटिन्यूस सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, घटना चलते रहती है।
उसको कहते हैं सेल्स प्रोलिफरेशन। जब सेल्स पैदा होते हैं उस घटना को अच्छी तरह होने देना उसको सेल्स प्रोलिफरेशन कहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन यानी कि एक आदमी के घुटने के सेल डिजनरेट हो रहे हैं, मसल्स के हो रहे हैं, या लीवर या हार्ट या ब्रेन के, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल्स प्रोलिफरेशन के दौरान ये डिसाइड करता है किसने क्या बनना है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहता है आप जाइए, घुटने के सेल्स बन जाइए, नर्व सेल्स बन जाइए, ब्रेन सेल्स बन जाइए, किडनी सेल्स बन जाइए। ये घटना घटी है। एंजियोजेनेसिस, प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी जब बनती है वो तब बन पाती है जब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मौजूद होगा। एंटी एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल्स प्रोग्राम डेथ। ये एंटी एपोप्टोसिस है, सेल्स प्रोग्राम डेथ को चेंज करता है, सेल्स की आयु को ये बढ़ाता है। इसके अंदर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये एक ग्रोथ फैक्टर का नाम डालकर हम गूगल में सर्च करेंगे तो दुनिया में जो रिसर्च हुई है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का दूसरा नाम सिंपल फायर ब्रिगेड कह सकते हैं इसको। ये वुंड हीलिंग करता है, एक्सीडेंट में मसल्स या टिश्यू डैमेज है तो उसको रिपेयर करेगा। एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डॉक्टर कहते हैं स्त्री को कि गर्भ का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि ये फैक्टर वीक होता है। वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू ये बनाता है। इसके अंदर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। 1990 तक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का नाम था सोमेटोमेटिक। 1990 के बाद इसका नाम रखा गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। लेकिन आने वाले समय में इसका नाम फिर से बदलेगा। इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि रिसर्च जारी है। रिसर्च ये हुई है लेटेस्ट जो हम देखते जा रहे हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है। ये हमारे मसल्स को बनाता है। जैसे एक डिसीज होती है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, उस बीमारी में मसल्स वेस्ट होने शुरू होते हैं, मसल सेल्स मरने शुरू होते हैं जो वापस नहीं बनते। तो मसल्स को बनाता है, मसल सेल्स को बनाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इसी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का दूसरा नाम कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है। इसका काम है हमारे जोड़ों के बीच की गादी को फिर से बनाना। आज तक साइंस मानता था कार्टिलेज वापस नहीं बनते, लेकिन इससे बनते हैं, ऐसी रिसर्च हुई है। ये बोन को बनाता है, लीवर को, लीवर सेल्स को ये बनाता है। जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर, 70 साल का इंसान जो बिस्तर पे था वो बिल्कुल ठीक होकर ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल है। किडनी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 किडनी को हेल्दी रखता है। किडनी का काम है हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकालना। सपोज यूरिक एसिड अगर किडनी नहीं निकाल सकती है तो वो घुटने या एंकल में जमा होगा, जिसकी वजह से होता है गाउट, जहाँ एक दवाई खानी पड़ती है ज़ाइलोरिक, सालों साल खानी पड़ती है। बीमारी किडनी की है, पनिशमेंट है घुटने को, पनिशमेंट है एंकल को। लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 अगर किडनी को हेल्दी बनाता है तो यूरिक एसिड जो है निकलेगा, किडनी हेल्दी हो जाएगी। ये नर्व्स को बनाता है, स्किन को और लंग सेल्स को भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये डायबिटीज वाले के लिए मिराकल है। कल कुछ लोग मेरे पास आए थे, उनको मैंने एक बहुत अच्छी सजेशन दी है डायबिटीज वालों को कि ये दवाई शुरू करने के पहले आप एक टेस्ट निकालिए, और वो टेस्ट का नाम है सीरम इंसुलिन टेस्ट। क्यों सीरम इंसुलिन टेस्ट? इंसुलिन टेस्ट है, मैं बता रहा हूँ क्यों करना है। सीरम इंसुलिन टेस्ट करने कहा, अगर शुगर टेस्ट करते हैं तो पिछले 2 दिन में क्या खाया है उसकी असर पड़ती है, और 15 दिन बाद भी करेंगे तो उस वक्त 2 दिन पहले क्या खाया उसका प्रभाव दिखता है। लेकिन सीरम इंसुलिन टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारी पैंक्रियास कितना इंसुलिन बना रही है, कितनी मात्रा में, वो पता चलता है। तो उसके बाद इस दवाई को 2-2 गोली 3 बार शुरू किया जाए तो 15 दिन बाद सीरम इंसुलिन टेस्ट होगा तो सीरम इंसुलिन बढ़ चुका होगा। कारण ये है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैंक्रियास से सेल को स्टिमुलेट करता है और रीजनरेट करता है। एक डॉक्टर एक मरीज को कैसे बताता है कि आपको 1 साल बाद डायबिटीज हो सकती है? अगर एक नॉर्मल इंसान को शुगर नहीं है और वो सीरम इंसुलिन चेक कराए और चेकिंग में अगर ऐसा आता है कि सीरम इंसुलिन जितना होना चाहिए उससे कम है तो डॉक्टर प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको अप्रोक्सीमेटली 1 साल में डायबिटीज हो सकता है।
तो यहाँ सिरम इंसुलिन बढ़ता है तो नॉट नेसेसरी शुगर लेवल तुरंत घटेगा, 3 से 6 महीना लगेगा, क्योंकि कुदरत में हर चीज एक घटना है। 2 मिनट में दाल नहीं बन सकती है, 22 मिनट लगती है। ब्लॉकेज डेवलप होने 8-10 साल लगता है, घुटना गिरने भी 8-10 साल लगता है, अल्सर डेवलप होने भी टाइम लगता है। तो दुनिया की हर चीज एक घटना है। साइंटिफिक एनालिसिस हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस सिरम इंसुलिन का बढ़ना डायबिटीज की क्योर की ओर गति है। आगे चल के इंसुलिन छूट जाएगा जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। ऐसे एग्जांपल है बम्बई में बोरीवली में एक नीलेश शाह करके एक शेयर बाजार के किंग बड़े आदमी हैं। उसको 2 बीमारी थी। एक था उनको माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी आंख ऐसे गिर गई तो शटर ऊपर करो, मसल वगैरह वीक हो जाते, वो गिर जाता था। और उसको 13 साल से इंसुलिन लेना पड़ता था। पहली बार इंसुलिन बंद हुए, लेकिन पहली बार मैंगो खाई है इतने साल बाद, और इंसुलिन बंद हो चुका है, माइस्थेनिया ग्रेविस क्योर हो चुका है। ऐसा एग्जाम्पल है। इन बिटवीन में एक बात को और बता देता हूँ। आज की बात है, जब मैं यहाँ था तो मुझे एक कॉल आया मुंबई से। 16 साल की लड़की का टाटा ने डिक्लेयर किया है कैंसर ठीक हो चुका है। ये आज का लेटेस्ट न्यूज मुझे मिला है। उसने ये दवाई शुरू कर दी थी, उसके बाद उसको पहली केमोथेरापी लगी, और जब दूसरी केमोथेरापी के लिए जब वो लड़की गई थी तो डॉक्टर ने देखा कि ये ठीक हो चुका है, चेकिंग हुई। डॉक्टरों ने वहाँ के इतिहास में पहला केस बना है टाटा हॉस्पिटल के, तो वहाँ उसको कहा गया कि तुझे जो भी चाहिए मांग लो। लड़की ने कहा मुझे एक टाइटन की घड़ी चाहिए, तो उसको कहा गया हॉस्पिटल में से कि टाइटन शोरूम की आगे से महंगी घड़ी ले लो और मॉल में जाके महंगे से महंगे 2 ट्रेस खरीद लो। तो इस तरह का उसके रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगा एविडेंस के रूप में। वो ये दवाई का सेवन करती है। यहीं पे कल जैसे मनोज जी ने आपको बताया कि एक जन कल हमारे पास आए थे, काफ़ी परेशान थे, उनको पूरा एक यहाँ डिजीज हो गई है, कैंसर है, सब इलाज कर चुके। मैंने उनको कहा कि ये दवाई आप शुरू करिए और आपको फ़ायदा होगा तो मुझे पैसा देना, मुझे इस दवाई पे भरोसा है और मैं आपको आपके फीलिंग के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। मुझे इस दवाई के बारे में पता है, मैं पिछले 1.5 साल से इस दवाई के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत एनालिसिस अलग अलग बीमारी के देखे हैं। तो उन्होंने भरोसा करके लिया। हमने सजेस्ट किया था 4-4 गोली 3 बार खाइए। तो कल उन्होंने पहला डोज शायद 1-1.5 बजे के करीब यहीं पे खा लिया था, दूसरा डोज शाम को, तीसरा रात को। जैसे मनोज जी ने बताया कि 7 बजे उनका पेन शुरू हो जाता था, मॉर्फिन की गोली खानी पड़ती थी, उन्होंने 11 बजे तक गोली नहीं खाई। अगर 12 गोली के डोज में ये रिजल्ट है तो अब उनको सजेस्ट किया गया है, मनोज जी ने सजेस्ट किया 4-4 गोली 4 बार खाइए, क्योंकि 6 महीने से मनोज जी खुद भी इस प्रोडक्ट के ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, काफ़ी R&D कर रहे हैं। तो अब उनको 4-4 गोली सजेस्ट की गई है और आगे हम देखेंगे क्या प्रोग्रेस आता है। यहीं के लोकल हैं, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। जो 2 मरीज को हमने सिर्फ इंसुलिन कहा था उसको भी 15 दिन बाद इंटरव्यू हो सकता है। ऐसे हर मरीज को हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये रिसर्च हो चुका है, आप खुद अपनी रिसर्च कर लीजिए। अगर बच्चों के अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जितना होना चाहिए उससे कम बनेगा तो वो शॉर्ट रहते हैं, बहुत कम बनेगा तो ड्रॉप, जिसको हम बोना या जोकर कहते हैं। एक्सिस बनेगा तो महामानव बन जाता है, खली जैसा 7 फुट 7.5 फुट। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 9 सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये डीएनए सिंथेसाइज करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये बॉडी में जाकर इंसुलिन जैसा काम करता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियाज से काम करता है, इस तरह शुगर लेवल काबू में आता है। इसलिए हम हर मरीज को कहते हैं लेटेस्ट चेकिंग करना है। नर्व ग्रोथ फैक्टर नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। बहुत सारी बीमारी है जो बिल्कुल काबू में नहीं आती है नर्वस सिस्टम की, जैसे कि मोटर न्यूरॉन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अल्जाइमर है, न्यूरालजिया है, सेरेब्रल एटेक्सिया है, इस तरह की बीमारी। उस पर यह मिराकल है क्योंकि 300 mg की एक गोली में 11.5% नर्व ग्रोथ फैक्टर है और नर्व ग्रोथ फैक्टर है तो नर्व से काम करना ही है। यहाँ पर बैठे भोलानाथ जी, ये भी हमारे पुराने परिचित हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, इनके मदर को ब्रेन हेमरेज हुआ था, खुद ही बताया कि डिटेल आके
कोमा में थे, उन्होंने ये दवाई शुरू की, आज नॉर्मल सभी काम माता जी कर पा रही है। तो डिटेल में वही बताएंगे, मैंने तो थोड़ी सी बात सुनी है। तो बिकॉज ऑफ नव ग्रोथ फैक्टर ये हुआ है। ये मेंटल कैपेसिटी बढ़ाता है और इससे लॉन्गेविटी यानी कि दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। कारण क्या है? ये नो ग्रोथ फैक्टर पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पे काम करता है, जिसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होता है। हार्मोन्स वो केमिकल होता है जो बॉडी में हार्मनी क्रिएट करता है। अगर हार्मोनल बैलेंस रहेगा तो हम खुश रहते हैं, फिट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, उमंग और जोश रहता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होती है। यहाँ पर ये उस लेवल की बात है कि पानी में लाल कलर डालो, लाल होता है, 4 गोली 4 बार दीजिए, 5वें दिन प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस करेगा, 7वें 8वें दिन प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। ऐसा 1000 पेशेंट पर ट्रायल हो रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, इसका काम है हमारी लिप्स से लेकर एनएस तक की जीआई ट्रैक्ट को हेल्दी रखना, प्रोटेक्ट करना, जिसकी वजह से अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसा सब नहीं होगा। और अगर है तो इसकी डेफिशिएंसी आई है बॉडी में, ये मिल जाएगा तो ठीक होता है। अभी हम इसका सेकंड सेक्शन देखेंगे। ये इम्यूनोमोड्यूलेटर है। यहाँ बैठे हुए हर इंसान के बॉडी में वो क्षमता है कि इस दुनिया के कोई भी वायरस को हमारा शरीर कील कर सकती है। फिर भी इंसान को एंटीबायोटिक लगती है, उसका कारण है ये हमारे बॉडी के वेपन लिम्फोकाइन, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स और किलर सेल्स। ये हथियार सोए पड़े हैं, काम नहीं करते हैं। कारण ये केमिकल है, एक फैक्टर है बॉडी का 90 में का, जिसका नाम है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड। जब ये वीक हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। ये क्या करता है? इसका काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से वेपन निकालना, किल करना, याददाश्त में रखना, दोबारा आया तो तुरंत मार देना। अगर हम एक वॉचमैन को कहते हैं हमारे बिल्डिंग के कि इसको अंदर नहीं आने देना इस व्यक्ति को, तो नहीं आने देता है। दूसरे दिन आया तो भी नहीं आने देता है, याददाश्त में रखेगा तो इसका काम है याददाश्त में रखना। इसके अंदर इंटरफेरोन है, इम्यूनोग्लोबिन है। इंटरफेरोन जो है बहुत ही बड़ा एंटीवायरल होता है, तो इसके अंदर पीआरपी, इंटरफेरोन, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो स्वाइन फ्लू हुआ था इसे काबू में आया था। ये 12 मीडिया चैनल ने बताया हुआ है, पेपरों में भी आ चुका है। इसके अंदर लैक्टोफेरिन नाम का एक तत्व है। जो मरीज HIV का, एड्स का मरीज है, सिर्फ उसकी कंडीशन यह है, भले एडवांस है, अपने कदमों पे अगर चल सकता है। HIV के मरीज का क्या होता है? कंटिन्यू वजन घटता है और लूज मोशन होते रहता है जो रुकता नहीं। 3 दिन में उसका वजन घटना रुकेगा, 1 महीने में उसका डायरिया रुकेगा और उसका वेट गेन होगा। ये लैक्टोफेरिन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरल, एंटी कैंसरस है। इसकी वजह से लेडीज को अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो 1.5-2 महीने में डिजोल्व होती है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। यूट्रस फाइब्रोड है तो 2.5-3 और 4 महीने में डिजोल्व होता है। कल का ही किस्सा है, 1 महीने में 1 इंच फाइब्रोड की गांठ छोटी हुई है। ये रिपोर्ट मुझे पता चला है और बिल्कुल डिजोल्व हुए बहुत सारे किस्से हैं 3 से 4 महीने में। उस पेशेंट को जल्दी थी तो दोबारा चेकिंग करा लिया, महीने में ही तो पता चला 1 इंच साइज छोटी हो गई। ये एंटी कैंसरस है। अगर एक कैंसर का मरीज को कैंसर तब पता चलता है जब वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है। तो वो केमोथेरेपी कर लिया तो दोबारा भी वापिस हो सकता है। सपोज पेशेंट केमोथेरेपी लेता है तो भी उसको ये लेना चाहिए जैसे वो 16 साल की लड़की, उसको पता चलते ही ये दवाई किसी ने शुरू कराई, उनके फैमिली मेंबर ने, और दवाई लेती रही और एक केमोथेरेपी हुआ, दूसरे के पहले चेकिंग हुआ तो उसको फिर सेकेंड केमो नहीं हुआ। एक बार केमो शुरू होता है तो 6 साइकिल चलती है उसकी केमो की, 6 साइकिल चलती है और उसके बाद भी इन फ्यूचर वापस रीअकर हो सकता है। तो ये लैक्टोफेरिन कैंसर सेल्स के ग्रोथ को रोकता है और
कैंसर में जिन्होंने केमोथेरेपी ली है उसके नॉर्मल सेल भी काफी मरते हैं। तो इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर नॉर्मल सेल्स को फिर से बनाता है, इसलिए इंसान फिर से फिट एंड फाइनल हेल्दी होता है। यहाँ से ये केस है एक छोटे से बच्चे का, ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेनाइड्स की गांठ है, ये 5 हफ्ते में गई है और किसी को होगा तो ये जा सकता है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है क्योंकि इसके अंदर वो सारे तत्व है जो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा से अल्सरेटिव कोलाइटिस का एग्जांपल है ये पेशेंट की हमारे पास 15 फोटोग्राफ है। ये पेरिप्लेजिया का पेशेंट है, बिस्तर पे था, इसको बेड सोर हो गया था और 35 डेज में ये हील हुआ है। क्योंकि इस दवाई को ड्रेसिंग में भी यूज किया जाता है। इसका पाउडर निकालकर कार्बोजेल में मिक्स करके ड्रेसिंग में लगाएंगे तो वो हीलिंग होता है और खाना भी होता है साथ में। ये स्पाइनल कॉर्ड के कई मरीज होते हैं जिसको नोज कॉम्प्रेशन या स्लिप डिस्क कहते हैं। ऐसे केस में फिजियोथेरेपी या ट्रैक्शन या ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। शायद ही बहुत मुश्किल से हमें कोई पेशेंट मिलेगा जिसने स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन किया हो और वो 5 साल पहले किया हो और आज वो कह दे उसको पेट नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ पर कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये रियल मेडिसिन है इस किस्म के प्रॉब्लम की। और इस किस्म का प्रॉब्लम 3 से 6 महीने में ठीक हो जाएगा। सेकेंड MRI निकाल के ये चेक किया जा सकता है वापिस। ये मेल पैटर्न एलोपेशिया है, जैसे कि एक हिस्से में से बाल निकल जाते हैं, एक प्रकार की बीमारी है, वो ठीक होती है। कम बाल है तो घने हो जाएंगे, बिल्कुल बाल नहीं है तो बाल नहीं आएंगे, बाल घने होते हैं। 3 एज के लड़के लड़की लेंगे तो स्किन और हेयर इससे अच्छे रहते हैं। मैरिड कपल इसको लेगा, धरती अच्छी, बीज अच्छा, फसल अच्छी। प्रेग्नेंट लेडी लेगी तो बिकॉज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर गर्भ का विकास अच्छी तरफ होगा। डिलीवरी के बाद लेते हैं तो बच्ची और माँ की हेल्थ के लिए अच्छा। मेनोपॉज स्त्री के जीवन का ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है। 35 से 45 में जनरली लोगों को मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज के समय स्त्री का स्वभाव बदलता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज। उसको कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी बिहेवियर पैटर्न चेंज होती है, कभी ठंडी कभी गर्मी। तो शहरों में देखा गया है कि बहुत सारे डिवोर्स के किस्से इसी उम्र में होते हैं या लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। उस वक्त ये मॉलिक्यूल बहुत काम आते हैं हार्मोनल बैलेंस के लिए। ओल्ड एज की समस्या, वीकनेस, थकान, नींद नहीं आना, इंडाइजेशन, थिंकिंग प्रोसेस, ऐसी समस्याओं में ये अद्भुत है। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। स्पोर्ट्समैन के लिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे, हाँ, ये पहलवान की सब कुछ करने के बाद बॉडी नहीं बन रही है क्योंकि ग्रोथ फैक्टर चाहिए। ग्रोथ फैक्टर मिलने से ही शरीर में चेंज आता है। सिरोसिस ऑफ लिवर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 लिवर को रिपेयर करता है। डेंटल सर्जरी, रूट कैनाल के पहले, रूट कैनाल के दौरान या बाद में इसको लिया जाए तो वो फ्यूज हो जाएगा और लाइफ टाइम साथ देगा। अगर दांत अच्छे हैं तो खराब नहीं होते हैं। कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद इसको लिया जाए तो 4 या 5 दिन में हीलिंग हो जाती है, पेन निकल जाता है बिकॉज ऑफ एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये जो मेडिसिन है ये नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन है। दुनिया में रिसर्च चल रही है कि अभी सभी ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शन मार्केट में आ रहे हैं। यहाँ पे हमने प्राइस और बुक में नाम भी दिए इंजेक्शन के। सब मिला के 4-5 लाख रुपए के फैक्टर होते हैं ये, जो मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो एनिमल के मसल्स वगैरह और ब्लड में से बनाया जाता है, क्योंकि ये सारा नेचुरल है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हर इंसान ने एक दिन ओल्ड होना है, लेकिन दुनिया का ये सबसे पावरफुल एंटी एजिंग सीक्रेट है क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड है। तो आखिरी स्टेज पे जाके लकड़ी वाले दादाजी बनना है या बीच वाले को स्टेज पे रह के फिट रहना है तो ये दवाई के द्वारा फिक्स कर सकते हैं। अभी बात करेंगे इसको लेने की, ये किसको लेना चाहिए। ये प्रोडक्ट सभी इंसान को लेना चाहिए, इसलिए कि जब हम पैदा हुए थे
तो माँ के दूध के जरिए 90 तत्व मिले थे, रोज मिलते रहे और जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे तो जिंदगी कैसी होगी? डेफिनेटली जीने जैसी होगी। इसलिए कि घुटना खराब नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, डायबिटीज नहीं है, यानी कि प्रिवेंशन के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। तो डोज क्या है कि ये सिर्फ कितना है, डे 1 के चाइल्ड से लेकर किसी भी एज का मरीज इसको ले सकता है। 5.5 महीने के अंदर का बच्चा है तो कैप्सूल खोल के थोड़ा सा पाउडर उसको दे सकते हैं। 5.5 महीने से 4 साल के बच्चे को एक गोली, 4 से 12 साल एक गोली 2 बार, 12 साल के ऊपर एक गोली 3 बार, ये हेल्दी रहने का डोज है। अगर कोई बच्चा अगर मरीज है 4 साल से 12 साल का तो 2 गोली 2 बार, बड़े आदमी को 2 गोली 3 बार, मरीजों को कुछ कैंसर जैसी बीमारी में 4 गोली 3 या 4 बार दी जाती है। अस्थमा में अद्भुत परिणाम 1 महीने में दिखता है। जो लोग पंप लेते हैं 1 वीक में ही, अगर दिन में 4 पंप लेने पड़ते हैं तो 1 वीक के बाद 2 या 1 ही बार लेना पड़ेगा, दिन पोजीशन पे पहुंचेंगे। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी दवाई से लड़ाई नहीं है, रेगुलर दवाई चलती है तो उसके साथ इसको लेना होता है। आगे चल के रेगुलर मेडिसिन का डोज कम होते होते बंद होता है। इसके अंदर कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन है जो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है बॉडी का। क्या है ये? पहले जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन से लेके सभी कारणों को देखा है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, साइंस उसको फ्री रेडिकल कहता है। अगर हम उसको डिटेल में जाके देखें तो फ्री रेडिकल उसे कहते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसके एटम में। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सर्च करता है। अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल पे अटैक कर देगा और उसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद स्टेबल हो जाएगा, आर्टरी के सेल अनस्टेबल हो जाएंगे। ऐसे अनस्टेबल सेल कभी भी ऑक्सीडाइज होते हैं और जो इंसान 30 साल क्रॉस कर चुका है उसमें ये घटना चली तो ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। यही फ्री रेडिकल अगर कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, खुद स्टेबल हो जाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को उस स्वरूप में कन्वर्ट करता है, आर्टरी में चिपक के ब्लॉकेज होता है। यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सेल्स के डीएनए पे अटैक करेगा तो डीएनए में चेंजेस आने से वैसी बीमारी होती है जहाँ साइंस के पास कारण और इलाज नहीं है। यही फ्री रेडिकल अगर स्किन पे अटैक करता है तो स्किन की बीमारी, स्काल्प पे अटैक करता है तो बाल चले जाते हैं। तो इस तरह फ्री रेडिकल भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करते हैं। ये है डॉक्टर रमेश पाटिल। तो अभी लाइट ऑन कर